स्टार्ट कर रहे हैं। भाई एक तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे भी होमवर्क नहीं कर दे रहे हैं, तो बड़े दुःख भरी बात है। भाई मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, स्टमक एक बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद मैं क्लास ले रहा हूँ और लोगों का बिल्कुल भी होमवर्क देने का मूड नहीं होता है। थोड़ी तो शर्म करो बेटा। अब सेकंड टाइम तुम्हारे पास अगर कोई चीज़ हो रही है, तो उसको सेकंड टाइम में तो अच्छे से कर लो। अगर अभी भी अच्छे से नहीं कर पाए बेटा, फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएगी और फिर बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सेकंड टाइम में आ गई तो आ गई, थर्ड टाइम में चीज़ें समझ में नहीं आएगी फिर। थर्ड टाइम में बहुत फास्ट होगा, फिर बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है यार, अपना होमवर्क वगैरह टाइम पे करके मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया करो, और ग्रुप में डाला करो, इंडिविजुअल मैसेज में ना डाल के। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में ही डाला करो मैसेज, ठीक है ना? ग्रुप में डालोगे तो मैं देख सकता हूँ। कुछ भी बना देना। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। मैंने आपको क्या बताया था भाई? प्रोबेबिलिटी बताई थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी? एक बार जरा पुराना वाला पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार पुराना वाला पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? हमें इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना होता है। ई बाय एफ की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आप, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला था। इस पे बेस्ड हमने पूरी की पूरी 13.1 एक्सरसाइज करी थी। ठीक है, हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर एफ गिवन हो तो। ठीक है ना, पहला केस। फिर दूसरा, फिर मैंने आपको थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया था। थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या था? हाँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या था कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है भाई? पहले प्लीज कंफर्म करेंगे, क्या मेरा ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, और जो भी जिसको बोलना है प्लीज चैट टू एवरीवन में बोला करें, फिर मुझे फोन देखना पड़ता है, अदरवाइज आप डीएम करते हो तो। सर वो स्टूडेंट वाला क्वेश्चन कल पेपर में जो था, एक बार समझा दीजिए। स्टूडेंट वाला क्वेश्चन डाउट्स ले लूंगा बेटा एक बार में, मैं सारे के सारे आज की क्लास में समझाने के बाद फिर एक क्लास में पूरे डाउट्स आ जाएंगे तुम्हारे, डोंट वरी। श्योर। हाँ जी, तो थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, तो ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी ही हमारी। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइड में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। यानी पहले आपको इवेंट सेलेक्ट करना है एंड फिर दूसरे इवेंट की पहली इवेंट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाता था। अब इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते थे बच्चों? इंडिपेंडेंट इवेंट मैंने आपको बताया था, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए, तो इसे आप इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हो, है ना? इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे तो? यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए था, है ना? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डायरेक्टली आया, मतलब एफ पे डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पर ई की प्रोबेबिलिटी एफ पे डिपेंड नहीं कर रही इंडिपेंडेंट इवेंट में। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस एक ही है कि हमने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाला है तो पी ए इंटू पी बी आया है, और यहाँ पर जो हमने पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाला है
तो PF इंटू PE बाय F आया था, मतलब E की प्रोबेबिलिटी F पे डिपेंड कर रही है, F की प्रेजेंस में आपको E निकालना है। इंडिपेंडेंट में मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे आपके, इसमें दूसरे इवेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और इसको प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है कि PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB आपका होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से थे आपके, अगर A इंटरसेक्शन B तुम्हारा फाई आ जाता है, मतलब इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, तो A एंड B आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। मैंने कल इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया था टेस्ट के अंदर। जो टेस्ट था पूरा एक बार डिस्कस कर लेंगे हम, जो भी तुम्हारे डाउट्स थे। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं बच्चों, अगर A यूनियन B करके पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, है ना, यानी कि A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी 1 अगर आ जाए, तो A एंड B आपके एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। इस पे बेस्ड हमारी 13.2 एक्सरसाइज पूरी थी। अब बच्चों इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि भाई अभी तक तो आपके पास क्या था, पीछे एक इवेंट था, उसके अंदर आपको दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब यहां पर कह रहा है भाई एक इवेंट नहीं है, अब आपके पास मोर देन 1 इवेंट है। जैसे लेट्स सपोज यहां पर 3 इवेंट है, E1 E2 E3, ठीक है। अब एक ऐसा केस है, एक ऐसा इवेंट है जो इन तीनों में पॉसिबल है, ठीक है, इन तीनों में पॉसिबल है। तो मुझे उसको मैं A रिप्रेजेंट करूंगा, मुझे उस A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो इन तीनों में पॉसिबल है। तो इस A की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। ये कहता है कि भाई पहले फर्स्ट इवेंट सेलेक्ट करो एंड A की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट में, यानी A बाय E1, A की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट के अंदर, फिर प्लस सेकंड इवेंट सेलेक्ट करो एंड A की प्रोबेबिलिटी सेकंड इवेंट में, फिर प्लस थर्ड इवेंट सेलेक्ट करो एंड A की प्रोबेबिलिटी थर्ड इवेंट के अंदर। ऐसे अगर 4 इवेंट हुए तो चौथा भी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E4। तो इस तरीके से आपकी टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 या उससे ज्यादा इवेंट की प्रेजेंस के अंदर, तो पहले फर्स्ट इवेंट सेलेक्ट करेंगे, इनटू में फर्स्ट इवेंट में दिए गए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, या फिर सेकंड इवेंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड इवेंट में दिए गए इवेंट की प्रोबेबिलिटी A बाय E2 प्लस थर्ड इवेंट सेलेक्ट करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू थर्ड इवेंट के अंदर A की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं एक बैग ले रहा हूं, पहला बैग E1 है मेरे पास, जिसके अंदर 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। पहला इवेंट है जिसमें 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। दूसरा इवेंट है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। एंड तीसरा इवेंट है जिसमें 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको ना रेड बॉल निकालनी है, आपको क्या करना है, रेड बॉल निकालनी है। तो आपको बताने में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों जो इवेंट आपको निकालना है उसको आप A से रिप्रेजेंट करोगे, A विल बी ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। अब आप क्या करो, पहले अगर ये A है तो A बाय E1 हम निकाल सकते हैं क्या, A बाय E1 क्या आएगा, पहले केस में रेड की प्रोबेबिलिटी तो 4/10। A बाय E2 निकाल सकते हैं क्या, यस। सेकंड केस में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/10। हम A बाय E3 भी निकाल सकते हैं, थर्ड केस में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/10। अब आपको रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, यानी आपको PA निकालना है। 3 बैग हैं, पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3 एंड पहले बैग में रेड आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 4/10 प्लस सेकंड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड सेकंड बैग के अंदर रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/10, या फिर थर्ड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड थर्ड बैग में रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/10। सबको सॉल्व कर देंगे, 1/2 आ गया। दिस इज टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि क्या कहता है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी? सारे बच्चे प्लीज कंफर्म करेंगे, किसी को भी डाउट है तो वो मुझे बताएंगे। हम्म, ठीक है सिमरन, एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। एक बार अब मैं एक क्वेश्चन से बताता हूँ बेटा आपको, है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 में। ये कह रहे हैं कि भाई एक बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप उसे पढ़ोगे तो उसमें कह रहा है कि बैग में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। आप क्या कर रहे हो, इसमें से एक बॉल निकाल रहे हो, उसका कलर नोट कर रहे हो, उस वाली जो बॉल निकाली थी वो तो वापस रखी है, और जो बॉल आई थी उस बॉल के कलर की 2 बॉल और वापस रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर रेड बॉल आती है तो रेड बॉल देखा, रेड उस वाली बॉल को तो रख दी और 2 रेड बॉल और रख दी। या फिर ब्लैक बॉल निकाली, ब्लैक बॉल देखी, भाई ब्लैक बॉल आई है तो 2 ब्लैक बॉल और रख दी, तो 2 केस बनेंगे आपके। अब उसके रखने के बाद में आप एक बॉल और निकालते हो, उसके रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। सिमरन थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। इवन इवेंट हमारे पास क्या है कि भाई मैं 2 इवेंट होंगे, हो सकता है पहली बॉल या तो रेड है या फिर दूसरी बॉल रेड है। फर्स्ट बॉल इज रेड, E1 हो गया, सेकंड बॉल इज ब्लैक, E2 हो गया, और ए क्या हो गया, जो मैं सेकंड बॉल निकाल रहा हूं वो रेड आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/10 और E2 ये भी 5/10 हो जाएगा। अब A बाय E1 का मतलब क्या है? A बाय E1 का मतलब है रेड बॉल, सेकंड बॉल रेड आ रही है, गिवन दैट फर्स्ट बॉल भी रेड थी। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई? सेकंड बॉल रेड आएगी गिवन दैट फर्स्ट बॉल रेड थी। अब एक चीज बताओ, अगर पहली बॉल रेड थी तो हमने 2 रेड बॉल और रखी, अब कितनी रेड बॉल हो गई? 5 और 2 7 रेड बॉल हो गई। तो अब सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/12 होगी। A बाय E2 का मतलब क्या है कि भाई सेकंड बॉल रेड है गिवन दैट फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक आई है। भाई अगर पहली बॉल ब्लैक आई है तो 2 बॉल ब्लैक की और रखोगे आप, है ना। तो रेड तो आपके पास 5 ही रही है ना, रेड बॉल तो आपके पास 5 ही रही है, पर टोटल 12 हो गई। तो सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी पहले आपने फर्स्ट बॉल रेड निकाली, एंड जब फर्स्ट बॉल रेड निकाली तो उसके केस में सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर फर्स्ट बॉल अगर आपकी ब्लैक आई है एंड सेकंड बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/10 होगी। A बाय E2 का मतलब क्या है? A बाय E2 मैंने निकाला था, A बाय E1 सॉरी, A बाय E1 होगा 7/12। अगर फर्स्ट बॉल रेड आ गई थी तो 2 बॉल रेड की और रखेंगे ना, तो टोटल 7 रेड बॉल हो जाएगी, और टोटल काउंट कितना हो जाएगा? 7 प्लस में 5 12, तो 7/12 आ जाएगी सेकंड रेड बॉल। फर्स्ट बॉल अगर ब्लैक है तो 2 बॉल ब्लैक की और रखें। अब बताएंगे इस वाले क्वेश्चन के बेस पे क्या क्लियर हुआ सिमरन बेटा आपको टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी? हम्म, ठीक है। तो टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई, होता क्या है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट वंस मोर। क्या होता है कॉन्सेप्ट, जरा ये देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई आपके पास
अभी तक तो सिर्फ एक इवेंट था और दूसरे इवेंट की प्रेजेंस में पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे आप, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई इवेंट वन नहीं है, इवेंट मोर देन वन है आपके पास। लेट्स सपोज यहाँ पर 3 इवेंट है, एक इवेंट कॉमन होगा जो इन तीनों में होगा, तो उस कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो ये कहता है पहले भाई फर्स्ट इवेंट सेलेक्ट करो एंड फर्स्ट इवेंट में गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो ए बाय इवन, एंड ए की प्रोबेबिलिटी में, या फिर थर्ड इवेंट सेलेक्ट करो, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हुआ करता था। नाउ अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ रहा है कि चलो आपने ये तो देख लिया कि ड्रॉन बॉल आपके रेड आई है, अब वो E1 में से भी आ सकता था, E2 में से भी आ सकता था, E3 में से भी आ सकता था। आपने तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया ना, ड्रॉन बॉल इज रेड। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये जो बॉल रेड आई है इसकी प्रोबेबिलिटी E1 में से बताओ, E1 में से क्या होगी? ये तीनों में से आ सकता है, तो आपको E1 में से प्रोबेबिलिटी बतानी है ड्रॉन बॉल रेड की। तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट अब आता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है बेस थ्योरम, जो आपका 6 नंबर का कॉन्सेप्ट है। बेस थ्योरम कहता है कि भाई अब आपको इवेंट इवन में से ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब बताना है कि जो ए इवेंट आपका आ चुका है वो आपका इवन में से आना चाहिए। तो क्या बनेगा फॉर्मूला भाई? E1 अपॉन ए है, आपको पता ही है। आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट ए अकर हो चुका है। तो आप क्या करोगे? वो जो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने अभी पीछे बता दिया, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू ए बाई E3। और E1 इंटरसेक्शन ए मैंने पीछे बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको अभी याद करना है। बच्चों मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। इस टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप E1 बाय ए का फॉर्मूला याद कर लो। अब अगर आपने E1 बाय ए का फॉर्मूला याद कर लिया तो E2 बाय ए का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे E1 की जगह E2 आ जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय में नीचे वाली टर्म सब में सेम रहेगी। E3 बाय ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3 होल डिवाइड वाली पूरी टर्म सेम रहेगी। तो आप बस कोई एक फॉर्मूला याद कर लो, अगर याद हो जाए तो चैट टू एवरीवन में डालो कि सर याद हो गया, फिर मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन समझाऊंगा भाई। जल्दी से इसको याद करके बताओ। डन, वेरी गुड दीपांशु। बाकी लोग भी याद करेंगे भाई। बहुत बढ़िया। अगर एक बच्चे को भी याद नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करेंगे जिसको याद हो गया। सेवन स्टूडेंट्स का अभी भी नहीं आया। वेरी गुड। हम्म, हो गया सबको याद, वेरी गुड। चलिए
ऑलमोस्ट सबको याद हो गया है, तो जरा इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन समझाता हूँ इस पे बेस्ड। सारे बच्चे जरा एक बार एनसीईआरटी खोलेंगे, मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। थर्टीन पॉइंट की एक्सरसाइज खोलेंगे सारे बच्चे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे जरा एक बार। जरा देखना भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं एक बैग के अंदर 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। पहले मैंने फर्स्ट बैग बनाया, इसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। हो सकता है 2 मिनट में लॉग आउट कर जाए, प्लीज जल्दी से लॉग इन करिएगा। बस टॉपिक खत्म हो गया है, मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा, तो जरूर लॉग इन करना। दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। क्या कह रहा है भाई, एक बैग के अंदर, भाई मेरा ऑडियो वीडियो तो आ रहा है ना सबको, क्योंकि मेरी बैंडविड्थ इसमें लो दिखा रहा है। ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर आ रहा है ना सबको? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक हैं, दूसरे रेड में 2 रेड, दूसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, अब वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, इन दोनों में से एक बैग को सेलेक्ट किया जाता है, फिर एक बॉल निकाली जाती है, और वो जो बॉल आई है दैट इज फाउंड टू बी रेड। जो बॉल आई है दैट इज फाउंड टू बी रेड। तो जो आपको जो गिवन है उसे आप हमेशा याद रखना, वो ए होगा, या आपका जनरली हमेशा गिवन होगा, इस चीज का ध्यान रखना भाई। ड्रॉन बॉल इज रेड। जो चीज आपको निकालना होगा वो आपका E1 या E2 में से एक होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो E1 आ जाएगा ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो E2 क्या आ जाएगा, ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। E2 हमारे पास ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग आ जाएगा। अब एक चीज बताओ भाई, 2 बैग हैं तो एक बैग E1 की प्रोबेबिलिटी